ओके, लास्ट टाइम जो है ना हमने ये होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीईज इनको पढ़ा था, इनकी एग्जांपल्स देखी थी। फिर उसके बाद अगर कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन ना हो, उसको लीनियर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो हमने उसके मेथोडोलॉजी और उसके जो मैथमेटिकल चीज़ें थी वो सारी डिस्कस कर ली थी। उससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल है, पहले हम वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा पॉपुलेशन डायनेमिक्स का। So let's start with the example 4 which is related to non-linear equation. तो ये हमारे पास एग्जांपल है, solve the following Bernoulli equation known as the logistic equation or Verhulst equation. Y prime is equal to ay minus by squared. तो ये बताया गया है सिर्फ ये कि किस वजह से इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, किसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी इक्वेशन, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। सो द इक्वेशन इज y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वेयर्ड। अब यहाँ पर y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वेयर्ड के अंदर a देखो हमारे पास क्या है 2, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन है। लीनियर कब होती है, 0 हो जाए या 1 हो जाए a, लेकिन यहाँ पे a क्या है 2, तो ये हमारी कौन सी है, नॉन लीनियर। लीनियर की वो क्या थी निशानी, कैसे पता चलेगा लीनियर है, कि y और y के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे कितनी है 2, तो इसका मतलब है ये नॉन लीनियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि हम v सेट u इज इक्वल टू 1 माइनस a, तो ये देखो u इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 1 माइनस ए, ये यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं इसको लीनियर में कन्वर्ट करने का। तो अब a क्या है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर y। अब देखो u इज इक्वल टू 1 ओवर y, और अगर हम y देखें तो क्या बनेगा 1 ओवर u, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। u इज इक्वल टू 1 ओवर y और y क्या होगा 1 ओवर u, तो ये हमारे पास एक पहली टर्म आ गई अभी। अच्छा, उसके बाद यही जो इक्वेशन है u इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर -1, इसका डेरिवेटिव लो, u का डेरिवेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या होगा, पावर नीचे उतारेंगे -1 हो जाएगा, y टू द पावर क्या बन जाएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा -2 बन जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट y का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि u का डेरिवेटिव इज इक्वल, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू पावर नीचे उतारी, पावर में से एक की कमी की, इनर पार्ट का डेरिवेटिव ले लिया। अब जो y प्राइम है, y प्राइम ये किसका इक्वल है, ए वाई माइनस बी वाई स्क्वेयर्ड। कहाँ से आया, ये देखो y प्राइम किसके इक्वल है, ए वाई माइनस बी वाई स्क्वेयर्ड के, तो y प्राइम किसके इक्वल है, ए वाई माइनस बी वाई स्क्वेयर्ड। अब क्या करते हैं कि माइनस वाई रेज टू द पावर -2 को ए वाई से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस बी वाई स्क्वेयर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस बी वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, वाई टू द पावर -2 एंड वाई टू द पावर +2 क्या बन जाएगा 1 इंटू बी, बी ये आ गया। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, ए एज इट इज आ गया, वाई टू द पावर -2 एंड +1 तो ये -1 बन जाएगा। अब y टू द पावर -1 का क्या मतलब है 1 ओवर y, y टू द पावर -1 का मतलब है 1 ओवर y, और 1 ओवर y किसके इक्वल है 1 ओवर y, u के इक्वल है, तो 1 ओवर y की जगह क्या आ जाएगा u। अब u प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, du ओवर dt इज इक्वल टू b माइनस au। अब इस इक्वेशन के अंदर ये नोट करो कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है u, ठीक है ना। अब
u के डेरिवेटिव देख लो और u की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी देख लो। मैक्सिमम पावर u की या u के डेरिवेटिव्स की कितनी है? 1। ये देखो 1 पावर यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि दिस इक्वेशन इज लीनियर इन u। y के अंदर नॉन लीनियर थी क्योंकि y की मैक्सिमम पावर 2 थी, लेकिन u और u के डेरिवेटिव्स की मैक्सिमम पावर देखो क्या बन गई? 1। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन इन u। अब हम क्या करते हैं कि u वाले टर्म्स सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, u वाले टर्म्स लेफ्ट साइड पे और t वाली राइट साइड पे हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाले टर्म है इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं। तो इसका नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या है? -a। तो -a से इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो -a से ये भी मल्टीप्लाई हो गया और -a से ये भी मल्टीप्लाई हो गया। दोनों साइड पर -a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो? दोनों साइड्स का इंटीग्रल ले लो। ये देखो ये इंटीग्रल आ गया दोनों साइड्स का। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? log ऑफ b माइनस a u। क्यों? नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये क्या बन जाएगा? log ऑफ b माइनस a u। और ये क्या बन जाएगा? -a dt का डेरिवेटिव क्या होगा? t। तो ये बन जाएगा -a t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो log ऑफ b माइनस a u इज इक्वल टू -a t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों साइड पर अब क्या कर लेंगे? लॉगरिथम का इनवर्स फंक्शन, एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लॉगरिथम और e कैंसिल हो जाएंगे तो b माइनस ए यू बन जाएगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो इसका अलग हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय इसका अलग हो जाएगा। और ये e टू द पावर c1 अगेन एक कांस्टेंट बन जाएगा, वो हम इससे पहले लिख देते हैं। ये आ गया c2 e टू द पावर माइनस a t। अब जो b है ये इसको उठाकर इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले आओ। यहाँ पर ये प्लस b है, दूसरी साइड पर आकर माइनस b बन जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस ए यू बन जाएगा, ये -c2 e टू द पावर माइनस ए टी बन जाएगा और ये प्लस b बन जाएगा। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पर a से डिवाइड कर दो तो ये u बन जाएगा, ये -c2 ओवर a e टू द पावर माइनस ए टी बन जाएगा, ये b ओवर a बन जाएगा। अब ये जो -c2 ओवर a है ये अगेन एक कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट आ गया e टू द पावर माइनस ए टी प्लस b ओवर a। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद एक चीज़ नोट करो कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो होना चाहिए था y। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारी ये किस में है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? y इज इक्वल टू समथिंग। वो क्या होना चाहिए था? y इज इक्वल टू समथिंग, सम फंक्शन ऑफ x या t या y व्हाटएवर। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आंसर आना चाहिए था वो y का आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आया क्या है? u की फॉर्म में आया है। ठीक है, इस u को हम कन्वर्ट कर देते हैं u के अंदर। किस तरह कि y इज इक्वल टू 1 ओवर u। ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई? ये देखो ये हमने ऑलरेडी शुरू में निकाली थी। u इज इक्वल टू 1 ओवर y, तो y क्या हो जाएगा? 1 ओवर u। तो y इज इक्वल टू 1 ओवर u। u क्या है? ये जो ऊपर हमने अभी भी निकाला है। तो ये हमारा जो है ना सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद b और a की वैल्यूज एज्यूम करो और उसके बाद ग्राफ बना लो। तो ये हमारा आ जाता है ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम। कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो कौन सा है? पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो इस पॉपुलेशन डायनामिक्स में हम स्टार्ट करेंगे अपनी लॉजिस्टिक इक्वेशन y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर्ड। इससे हम स्टार्ट लेते हैं। दिस इक्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स। कि पॉपुलेशन की डायनेमिक्स किस तरह चेंज होती हैं। अ फील्ड दैट मॉडल्स द एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस ओवर टाइम।
इस इक्वेशन के अंदर अगर हम b को 0 पुट कर दें, b को हम क्या कर दें 0, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई, y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई। और ये कौन सी इक्वेशन है जो दूसरे लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी, y प्राइम इज इक्वल टू के वाई। ये किसकी इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है ना क्या बन जाएगी इक्वेशन, y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई, ये एक्सपोनेंशियल हमारे पास जो ना फंक्शन की बन जाती है। अगर y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो होगा y इज इक्वल टू 1/c e टू द पावर 80 एंड गिव्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी फिर पॉपुलेशन में। और एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई बड़ा कंट्री हो और पॉपुलेशन उसकी थोड़ी हो, ठीक है, जैसे यूएसए बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन थोड़ी है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो होती हैं कि जी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो, तो फिर वो जो है ना ये मॉडल उस तरह की पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसको हम कहते हैं माल्थुस लॉ। अच्छा, ये जो हमारा पीछे हमने अभी देखा है लॉजिस्टिक इक्वेशन, इसके अंदर ये जो टर्म है बी वाई स्क्वायर्ड, ये देखो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल मॉडल था ना, एक्सपोनेंशियल मॉडल में से कुछ चीज़ कम हो रही है, कुछ चीज़ कम हो रही है। अगर ये जो कम हो रही है ये इसके इक्वल हो जाए तो चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये वाली जो टर्म है ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने वाली टर्म है और इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग टर्म, के ये ब्रेक लगा रही है, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स द पॉपुलेशन फ्रॉम ग्रोइंग विदाउट बाउंड। अब उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन है लॉजिस्टिक इक्वेशन, इस इक्वेशन में से अगर हम ए वाई को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ए वाई बाहर आ जाएगा, ए वाई की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बी ओवर ए वाई। तो ये देखो ए वाई इंटू 1 माइनस बी ओवर ए वाई। इस इक्वेशन को ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, पहले इसको ज़रा नोट करो। बुक के अंदर ये वाली फॉर्म उसने कन्वर्ट करके नहीं दी है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कन्वर्ट किया है कि ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना ये समझना आसान हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि y प्राइम इज इक्वल टू ए वाई हमने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस बी ओवर ए वाई। अब ये जो b ओवर a है इसको मैं मजीद कैसे लिख सकता हूँ, इस b को a के नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर a ओवर b y। y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो y ओवर a ओवर b। अब इस जगह पे जो दूसरी जो अब चीज़ डिस्कस करने वाली है वो इस पॉइंट से आती है हमारे पास, क्या भला, कि अगर हमारे पास y का जो y की जो वैल्यू है वो a ओवर b से छोटी है तो हमारे पास ये टर्म क्या होगी, ये हमारे पास जो है ना एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर बनेगा। ये कौन सा बनेगा, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर। क्यों, y छोटा है और a ओवर b बड़ा है, यानी y को समझ लो ये 1 है और a ओवर b समझ लो क्या है 2, तो 1 ओवर 2 क्या बन जाएगा 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या बन जाएगा 0.5। अब 0.5 इंटू ए वाई 0.5 ए वाई, यानी कि ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो y प्राइम क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर y जो है वो a ओवर b से छोटा है तो y प्राइम क्या आएगा पॉजिटिव। वी सी दैट इफ y इज लेस देन a ओवर b देन y प्राइम इज positive, so that an initially small population keeps growing as long as y is less than a over b। तो हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो ग्रो करती रहती है जब तक y a ओवर b से छोटा रहे। अब दूसरा केस क्या है कि y जो है वो a ओवर b से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उल्टा कर लो कि पहले हमने y को 1 लिया था, a ओवर b को 2 लिया था, अब हम इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या बन जाएगा 2, 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई ए वाई माइनस ए वाई, तो y प्राइम क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इफ
y is greater than a over b, then y prime is negative and the population is decreasing as long as y is greater than a over b. The limit is the same in both cases, namely a over b. ये हमारी लिमिट कहलाती है. We see that in logistic equation 11 the independent variable t does not occur explicitly. ये explicit और implicit equations जो ना आप पहले देखकर आ चुके हो. And ODE y prime is equal to f of t y in which t does not occur explicitly is of the form. यानी अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर अगर t नज़र नहीं आ रहा हो, सिर्फ y नज़र आ रहा हो, हालांकि देखो यहाँ पर अगर इसको कन्वर्ट करके लिखो डेरिवेटिव की फॉर्म में तो ये क्या बनेगा dy ओवर dt. तो t तो है यहाँ पे मौजूद, हिडन है, dy ओवर dt, उसको हमने किस तरह लिख दिया y प्राइम. लेकिन जो राइट साइड है उधर t बिल्कुल भी नहीं है. तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस ODE. इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस ODE, क्योंकि इस साइड पर हमारा t अपीयर नहीं हो रहा. ये देखो हमारी जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है इधर t अपीयर नहीं हो रहा. तो ये जो हमारी लॉजिस्टिक इक्वेशन है ये कौन सी कहलाएगी, ऑटोनोमस ODE. इक्वेशन 13 हैज कांस्टेंट सॉल्यूशंस कॉल्ड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. ये जो ना हमारे पास, ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन होते हैं कांस्टेंट नंबर्स सॉल्यूशन आते हैं इस तरह की इक्वेशंस के, और उनको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. वो किस तरह, अब आगे देखो जरा. These are determined by the zeros of f of y. किस तरह आते हैं हमारे पास सोल्यूशन, कि ये जो हमारा f of y है ना, f of y, इसको हम क्या पुट कर देते हैं कि f of y इज इक्वल टू 0. उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके y की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी ODE की बात करूं, a y माइनस बी वाई स्क्वायर्ड, इसको मैं क्या कहता हूं कि a y माइनस बी वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कौन सी बनेगी इक्वेशन, ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y के स्क्वायर्ड y और फिर कौन सी जो है हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 नंबर और y इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, दो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएंगे y के. तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी f ऑफ y है उसको 0 जब हम पुट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज आ जाती हैं. ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे हमारे पास. तो फिर ये जो हमने यहाँ पे ये कहा था कि y प्राइम इज इक्वल टू नंबर, इसका सोल्यूशन निकालने के बाद, तो y प्राइम क्या होगा, कांस्टेंट. क्यों, जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. तो हमने क्या कहा, f ओ y को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0. तो यही हमारे पास है कि y प्राइम को अगर 0 कंसीडर करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट नंबर्स. तो इसके सॉल्यूशन कांस्टेंट नंबर्स होते हैं. These zeros are known as critical points of equation 13. अच्छा, उसके बाद an equilibrium solution is called stable if solution close to it for some time t remains close to it for all further t. अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, ये ऐसे समझ नहीं आएंगे. इसके लिए देखो मैं आगे एक एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ. वो एग्जांपल के जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, उस ग्राफ को मैं कंपेयर करूँगा इस स्टेटमेंट के साथ, तब आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से, मीनिंग क्या है इसका, इक्वेशन का. अब एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं. हमारे पास ODE जो है वो क्या है, y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2. अब यहाँ पर ये नोट करो कि जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें कहीं भी t अपीयर नहीं हो रहा. तो ये क्या है, ऑटोनोमस ODE. इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड होती है इसको हम किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. तो इसका क्या मतलब है, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हो आंसर, तो इसका क्या मतलब होता है कि या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है, जिसकी वजह से आंसर 0 आ रहा है इनके प्रोडक्ट का. तो फिर हम क्या करते हैं कि y1 आइदर y1 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 0. तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से क्या आ जाता है हमारे पास, पहला सोल्यूशन y इज इक्वल टू 1, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से क्या आ जाता है, दूसरा सोल्यूशन y2 इज इक्वल टू 2. अब ये जो है हमारे पास
इस इक्वेशन को ज़रा नोट करो, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर y की क्या है? 2, y इंटू वाई वाई स्क्वायर्ड, क्वाड्रेटिक है ये इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या है? 1 और 2। तो इसका इक्वेशन का यानी y माइनस वन इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 का अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला, ये जो राइट साइड पे दिया हुआ है। देखो पैराबोलिक ग्राफ है, इसका क्या मतलब है कि ये वाई स्क्वायर्ड का ग्राफ है। उसके बाद जो पहला सोल्यूशन है वो क्या है? 1 और दूसरा क्या था? 2। तो ये जो पैराबोला है ये 1 और 2 में से पास होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन है इसको आप लोगों ने ओडीई के जो मेथड हैं उनमें से कोई भी मेथड यूज करते हुए सॉल्व करना है। अभी भी हमने किया y इज इक्वल u इज इक्वल टू 1 u इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर 1 माइनस ए, उस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम डायरेक्शन फील्ड वाले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन फील्ड वाले से हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ये जो पीछे मैंने कहा था ना कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ग्राफ के जरिए समझ आएंगी, उस वजह से हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम डायरेक्शन फील्ड्स ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा y1 है जो कि 1 निकला था, इसके पास क्या होगा? ये एक इस तरह का सोल्यूशन है कि जितने भी एरोज हैं उनकी डायरेक्शन किसकी तरफ है? इस 1 वाली लाइन की तरफ। ये देखो जो 1 से नीचे जितने भी एरोज दिए हुए हैं ये किसकी तरफ मुड़ रहे हैं? 1 की तरफ। और अब 1 से ऊपर चले जाओ, 1 से जो ऊपर वाले एरोज हैं वो भी किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं? 1 की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इस सोल्यूशन की तरफ देखें 2 y इज इक्वल टू 2, तो ये देखो कि जितने भी 2 से नीचे एरोज हैं वो y इज इक्वल टू 2 से दूर जा रहे हैं, और अगर ऊपर वाले देखें तो वो भी 2 से दूर जा रहे हैं। तो ये जो हमारा है y इज इक्वल टू 1, चूंकि सारे एरोज इस 1 की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं तो ये हमारा कहलाता है स्टेबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है और स्टेबल सॉल्यूशन है। ये 2 जो है ये भी सॉल्यूशन है हमारा, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, लेकिन सारे के सारे एरोज 2 से दूर जा रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? ये होगा अनस्टेबल सॉल्यूशन। अब ये देखो कि t की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2। अब एरोज 2 की अगर हम 2 पे देखें, t इज इक्वल टू -2 पे देखें तो एरोज किसकी तरफ जा रहे हैं? 1 की तरफ, पहले सॉल्यूशन की तरफ। और अगर इस -2 से मजीद दूर जा रहे हैं तो भी एरोस किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं? 1 की तरफ। तो ये वाली स्टेटमेंट ये दी हुई एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्टेबल, यानी कि 1 वाला सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन क्लोज टू इट, अगर जो सॉल्यूशन इसके करीब है फॉर सम टाइम t remains closer to it for further t's, यानी अगर t इज इक्वल टू सम नंबर पे क्लोज टू इट यानी क्लोज टू 1 है, तो t जब हम फर्दर आगे जाएंगे तो भी वो t इज इक्वल टू 1 के करीब ही रहेगा। तो ये कौन सा है हमारे पास? स्टेबल सॉल्यूशन। इसी को उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जी अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन स्टेबल कहलाएगा अगर सॉल्यूशन जो कि t के क्लोज है वो अगर हम t में मजीद आगे जाए तो भी t के क्लोज ही रहता है, यानी सारे के सारे एरोज जो है ना वो t की तरफ ही डायरेक्ट करते रहते हैं। और सॉल्यूशन अनस्टेबल कहलाएगा अगर इनिशियली क्लोज है लेकिन ये क्लोज नहीं रहेगा सॉल्यूशन एज t इंक्रीजेस। तो ये हमारा वो पॉइंट 2 है। For instance, y is equal to 0 in figure 21 is an unstable equilibrium solution and y is equal to 4 is a stable one। ये इसने पता नहीं कहाँ से दिया हुआ, ये इसको वैसे 1 और 2 होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए था, इसको 2 होना चाहिए था। एनीवेज जो मीनिंग है वो यही है कि स्टेबल जो होता है उसके अंदर जो हमारी डायरेक्शन फील्ड्स होती हैं वो स्टेबल सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्ट करती हैं हमें, और जो अनस्टेबल होता है तो उससे वो डाइवर्ज हो जाती हैं, उससे दूर जाना शुरू हो जाती हैं डायरेक्शन फील्ड। ये इसका मीनिंग था। सो दिस वाज द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, लेक्चर नंबर 8। अब
मैं यहाँ पर एक और चीज़ जो है ना आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो था कि हमने कुछ चीज़ें लास्ट टाइम जो है ना ड्रॉप की हुई थी, कि मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने खुद करनी है, तो उसको जो है ना हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं स्क्रीन को बंद करके दोबारा शेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सॉल्यूशन बाय हैंड किया हुआ था, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। अच्छा, ये कौन सा है? ये हमारा है, हमने एक एग्जांपल जो ना मैंने क्लास में गई थी, आप लोगों ने खुद करनी है, मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोगों ने खुद की है या नहीं। वो क्या था कि हमारे पास एक जो ना टैंक था वाटर का, उसके नीचे एक सुराख था टैंक के नीचे, और पानी जो है ना सुराख से बाहर निकल रहा था। तो हमने मॉडल करना था कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वाटर का, उसको हमने मॉडल करना था। तो वो वाली ये एग्जांपल है, बुक में से एग्जांपल की स्टेटमेंट देख लेना, यहाँ पर मैं उसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा जब वाटर उसमें से निकलेगा बाहर, तो जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, जो हमारा सिलेंडर है, उसके अंदर से पानी क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिससे वो बाहर आ रहा है। उसके बाद डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम में जितना वॉल्यूम पानी का आएगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वी डेल्टा टी से। ए हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंडर है, वी वेलोसिटी है, एरिया के यूनिट्स क्या हैं? मीटर स्क्वायर्ड, और इसके क्या होंगे? मीटर पर सेकंड। पर सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, और मीटर स्क्वायर्ड इंटू मीटर क्या बन जाएगा? क्यूबिक मीटर। तो क्या हुआ कि डेल्टा टी टाइम में जितना वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने एक और चीज़ नोट करनी है कि जैसे जैसे वॉल्यूम जो है वाटर का रिड्यूस होगा सिलेंडर में से, वैसे वैसे जो हाइट है वाटर की, वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी? सिलेंडर के अंदर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि डीक्रीज इन वाटर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू डीक्रीज इन वाटर हाइट। ठीक हो गया। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली? decrease in water volume is proportional to decrease in water height। और उसके बाद कांस्टेंट, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ए तो हमने पहले एक लिया हुआ है कांस्टेंट, ए वी डेल्टा टी। अब ए हम नहीं ले सकते क्योंकि वो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, हम यहाँ पे बी ले लेते हैं, एक दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा कांस्टेंट है, इधर ये हमने नेगेटिव लिया है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है कि वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी क्या है? यह है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड नेगेटिव साइन क्या शो करता है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब उसके बाद हमारे पास ये देखो कि पहली इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन नंबर है, डेल्टा बी किसके इक्वल है? ए बी डेल्टा टी। और दूसरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा बी माइनस बी डेल्टा एच के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हैं। तो उसको यूज़ करते हुए हम कह देते हैं कि माइनस बी डेल्टा एच इज इक्वल टू ए वी डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं? डेल्टा टी को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और बी को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा टी लेफ्ट साइड पे आ गया, तो ये डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी बन गया, और माइनस बी दूसरी साइड पे गया तो माइनस ए ओवर बी वी बन गया। ठीक है, अब ये जो v है, v ऑफ t, ये उसने जो ना इक्वेशन जो हमारा जो प्रॉब्लम था स्टेटमेंट, उसके अंदर बताया हुआ है कि जो वेलोसिटी है ना, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है 0.6 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh।
ये उसने बताया हुआ है हमें। और उसने ये भी बताया है कि ये जो g है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है, ये भी उसने हमें बताया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी इंटू 0.62 जी एच का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब ये जो 2 है और 980 है, 2 इंटू 980, जाहिर सी बात है कोई नंबर बन जाएगा। वो नंबर जब 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 26.56। और दूसरे हम क्या काम करते हैं कि ये जो लिमिट है ना डेल्टा टी, ये हम इतनी छोटी लेते हैं कि जीरो का अप्रोच कर रही है, यानी हमने जो चेंज इन वाटर वॉल्यूम निकालना है वो 1 × 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर में निकालना है, यानी इतना थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो तो जो हाइट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो जब हम लेते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो ये डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये -26.56 ए ओवर बी अंडर रूट एच, ये बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास अंडर रूट एच है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ और डी टी को राइट साइड पे ले आओ, यानी कि वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं हम, ये आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ाए हो ऑलरेडी। तो ये बन जाएगा डी एच ओवर स्क्वायर रूट एच इज इक्वल टू -26.56 ए ओवर बी डी टी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेते हैं। जब इस साइड का इंटीग्रल लेंगे तो वो बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एच इज इक्वल टू, जब इस साइड का इंटीग्रल लेते हैं तो ये तो पूरे का पूरा कांस्टेंट है, माइनस से लेकर ए ओवर बी तक, ये सारे का सारा माइनस से लेकर ए ओवर बी तक एज इट इज आ गया। डी टी का इंटीग्रल टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको मैंने सी स्टार से शो कर दिया। अब दोनों साइड्स पर 2 से डिवाइड कर दो और दोनों साइड्स की पावर 2 ले लो, तो क्या होगा, इधर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब इस साइड पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा। यानी सिंप्लीफिकेशन किया हमने और कुछ भी नहीं किया। हम h फाइंड करना चाह रहे थे, असल में हमने यहाँ से h लेना था, तो उसके लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया और फिर स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 13.28 ए ओवर बी, इसको कैलकुलेट करता हूँ। अब ये जो ए है ये कौन सा है, ये हमारे पास एरिया था, जो होल था जिसमें से पानी निकल रहा था। ठीक है। तो ये किस तरह होगा, पाई आर स्क्वायर्ड, ये जो एरिया निकलेगा किस तरह निकलेगा, पाई आर स्क्वायर्ड। जो हमारे पास वो जो होल है उसका जो डायमीटर था वो 0.1 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1 था सॉरी, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5। क्यों कि रेडियस इज इक्वल टू d/2। ठीक है, वो यूज़ करेंगे तो पाई आर स्क्वायर्ड। उसके बाद ये वाला जो b है ये कौन सा है, ये सिलेंडर जो है उसका जो है ना एरिया है, किस तरह निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर्ड, पाई ये आर स्क्वायर्ड आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.00032। तो इस 0.00032 को कहाँ पे पुट करेंगे, 13.28 ए बी की जगह, इधर 13.28 ए ओवर बी की जगह पुट कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा c माइनस 0.00032 टी, और इसका स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो वाटर की हाइट थी वो थी 225 सेंटीमीटर, इनिशियल कंडीशन हमारी। तो इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि 15 निकल आता है। अब क्या करो, 15 को यहाँ पे पुट कर दो c की जगह, तो h इज इक्वल टू 15 माइनस 0.00032 टी होल स्क्वायर्ड, ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन निकल आती है। अब एक और काम क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू 0 से लेकर और जितने भी आगे जा सकते हो इसको सॉल्व कर लो, वैसे पहले तो ज़्यादा बेहतर है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, h ऑफ t इज इक्वल टू 0, यानी हाइट 0 है, टाइम पता लगाना है, हाइट 0 है,
टाइम पता लगाना है। यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास निकल आती है 12.6 घंटे, ठीक है। और इस ये कितने सेकंड्स में कितना बनता है, 45,181 सेकंड बनता है ये टोटल। अब क्या करो कि 0 से लेकर और 45,181 तक 1000 नंबर जनरेट कर लो। उन 1000 नंबर को यहाँ पे पुट करो, हमारे पास h की 1000 वैल्यूज़ आ जाएंगी। उनका ग्राफ प्लॉट कर लो, आपके पास सोल्यूशन करवा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल थी हमारी कि हमारे पास जो है ना ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, ठीक है ना। 2xy y प्राइम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आई थिंक ये रेलिवेंट है। तो y प्राइम यहाँ से किस तरह हम करेंगे कि 2xy से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पर। जब 2xy से दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y प्राइम और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। दोनों को अलग अलग कर दो तो ये क्या बन जाएगी, पहली टर्म वाई स्क्वायर और ओवर 2xy, तो वाई स्क्वायर और y कैंसिल हो जाएंगे तो ये y बाई 2x बन जाएगा। ये आ गई हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2xy, ये x का स्क्वायर और x कैंसिल हो जाएंगे तो x ओवर 2y बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि y ओवर x इज इक्वल टू u। उसके बाद हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं ये वाला मेथड, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन डेरिवेटिव के बाद बन जाएगी वो बन जाएगी y प्राइम इज इक्वल टू u प्राइम x प्लस u, ये इक्वेशन बनेगी। यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस यू, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे पास जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं आपके u प्राइम x प्लस यू इज इक्वल टू वाई प्राइम। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली ये जो ये दी हुई है, इसके अंदर y प्राइम की जगह आ जाएगा u प्राइम x प्लस यू और y ओवर x की जगह आ जाएगा u। तो ये हमारे पास बनता जाएगा जनाब, जब y ओवर x u है तो 1 x ओवर y क्या होगा, 1 ओवर u होगा, जाहिर से बात है। तो y प्राइम इज इक्वल टू, ये पिछली इक्वेशन के अंदर y ओवर x की जगह u आ जाएगा, x ओवर y की जगह 1 ओवर u आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा और फिर y प्राइम की जगह u प्राइम x प्लस u कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। तो u प्राइम x, ये वाला जो u है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, u बाई 2 माइनस 1 ओवर 2u माइनस u, यानी कि ये वाला u दूसरी साइड पे आ जाए। अब ये देखो ये कितना है, आधा u है, 1 बाई 2u, क्या मतलब आधा u, माइनस पूरा u, माइनस पूरा u प्लस आधा u, क्या बन जाएगा माइनस आधा u। तो ये देखो जी माइनस आधा u ये रहा, और दूसरी टर्म माइनस 1 ओवर 2u। इधर से हम एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारे पास है u प्राइम, ये है du बाई डी एक्स, और ये जो x है ये एज इट इज़ आ गया, और ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया। अब क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये बन जाएगा 2u du ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। दोनों साइड पर इंटीग्रल ले लो, ये नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट है तो ये बन जाएगा log ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस सी स्टार, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको मजीद किस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 ओवर x प्लस सी स्टार। और मजीद हम इसको लिख सकते हैं, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा e टू दी पावर log 1 ओवर x इंटू ई टू दी पावर सी स्टार। तो e टू द पावर c स्टार हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा, e और log कैंसिल हो जाएंगे तो ये c ओवर x आ जाएगा, इधर e और log कैंसिल हो जाएंगे, u स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब u हमने क्या लिया था, y ओवर x, तो u की जगह y ओवर x पुट कर दिया। इक्वेशन के दोनों साइड्स पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर बन गया। 1 से जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा, और यहाँ पे जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर की पावर 2 और x कैंसिल हो जाएंगे तो cx बन जाएगा।
ये हमारा जनाब जो है ना सोल्यूशन आ गया। उसके बाद एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट ओडीईज, उसके हवाले से ये है एग्जांपल नंबर 5। हमने एग्जैक्ट ओडीईज तो पढ़ी थी, अब हम एक नॉन एग्जैक्ट ओडीई को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास है e टू द पावर x प्लस वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर वाई डी एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करते हैं, पार्शल m ओवर पार्शल y, या इसको पार्शल p ओवर पार्शल y कह दो, वो निकाल लेते हैं। e टू द पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या बनेगा y, e टू द पावर x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, ये आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट क्या बनेगा 1, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो पार्शल p ओवर पार्शल y या पार्शल m ओवर पार्शल y क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई हमारी। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है हमारी, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको q कहो या n कहो, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, ये e टू द पावर y, ये क्या होगा कांस्टेंट, क्यों, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव किसका आएगा, सिर्फ x का, x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 इंटू वाई ई टू द पावर y, ये आ गया। इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये पार्शल q ओवर पार्शल x आ गया। अब ये देखो कि पार्शल p ओवर पार्शल y इज नॉट इक्वल टू पार्शल q ओवर पार्शल x, या यूं कह लो कि पार्शल m ओवर पार्शल y इज नॉट इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x, ये इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, ये जो हमारी गिवन ओडीई है दिस इज नॉट एग्जैक्ट। तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा जो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था कि दो फार्मूलाज जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला से जो इक्वेशन आ जाती है वो f ऑफ x के अंदर आ जाती है और एक से f ऑफ y के अंदर आ जाती है। ठीक है, हम इसको टेस्ट करते हैं। अब पहले हम पहले केस को टेस्ट करते हैं। ये बुक के अंदर ये जो ना ये गिवन है और इसकी हमने डेरिवेशन क्लास के अंदर की थी। तो r इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू इंटू पार्शल p ओवर पार्शल वाई माइनस पार्शल q ओवर पार्शल x, इसको हम फाइंड करते हैं। 1 ओवर q, q क्या थी, सेकंड टर्म, ये देखो सेकंड टर्म, ये q थी, ये p थी। q जो है ये देखो ये आ गया एज इट इज सेकंड टर्म। पार्शल p ओवर पार्शल y ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये देखो पार्शल p ओवर पार्शल y ये निकाला हुआ है, और इसी तरह पार्शल q और पार्शल x ये भी ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो हमारे पास ये आ गया पार्शल p ओवर पार्शल y, ये पहली तीन टर्म्स हैं, और पार्शल q ओवर पार्शल x ये वाली टर्म है। e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, ये देखो ये। अब इस इक्वेशन को नोट करो कि इसके अंदर x भी है और y भी है, दोनों दिए गए हमें, x और y दोनों दिए गए हैं। हमारी कोशिश क्या होती है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, या तो वो खाली x का फंक्शन हो या खाली y का फंक्शन हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। अब इसमें दो वेरिएबल्स इकट्ठे इन्वॉल्व हो रहे हैं, x भी इन्वॉल्व हो रहा है और y भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इसको निकालने का एक और मेथड था, वो क्या था, 1 ओवर p इंटू पार्शल q ओवर पार्शल x माइनस पार्शल p ओवर पार्शल y। तो ये हमारे पास देखो 1 ओवर p हमारे क्या थी, पहली टर्म थी, और ये पार्शल q ओवर पार्शल x हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पार्शल p ओवर पार्शल y ये भी ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये आ गई। अब e टू द पावर y और e टू द पावर y माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये लास्ट टर्म और ये पहली टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये दरमियान वाली दो टर्म बच जाएंगी। इन दरमियान वाली दो टर्म्स में से -1 कॉमन ले जाओ तो ये बन जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई प्लस
y e टू द पावर y, e टू द पावर x प्लस वाई प्लस y e टू द पावर y, और नीचे क्या दिया हुआ है e टू द पावर x प्लस वाई प्लस y e टू द पावर y। ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा -1। ये देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जो चीज़ चाहिए वो क्या आ रही है कांस्टेंट नंबर। तो इससे हमारा सोल्यूशन सिंपल हो जाएगा। तो हम इस r प्राइम को यूज़ करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह निकलेगा, इज इक्वल टू e टू द पावर इंटेग्रल ऑफ r स्टार ऑफ y dy। r हमने क्या निकाला है अभी -1, तो -1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा इंटेग्रल dy, इंटीग्रल dy। अब dy का इंटीग्रल क्या होता है y, तो ये जो e टू द पावर -1 है ये हमारा क्या है, सॉरी e टू द पावर -y ये हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो ODE के साथ, तो हमारे पास ODE इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली, यानी जो हमें शुरू में इक्वेशन दी हुई थी ये वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर -y से, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई फाइनल। अब इसके अंदर ये क्या है m है और ये क्या है n। अब पार्शल m ओवर पार्शल y निकालो, ये तो x वाली टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1, तो पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये सेकेंड टर्म पार्शल n ओवर पार्शल x निकालो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये x ही है, तो ये 1 हो जाएगा, और जो y है ये चूंकि कांस्टेंट कंसीडर होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो पार्शल m ओवर पार्शल y भी 1 है, पार्शल n ओवर पार्शल x भी 1 है, दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या मतलब है कि ये एक एग्जैक्ट ODE है। और एग्जैक्ट ODE का तरीका क्या था सॉल्व करने का, कि या तो इसको जो है ना लेकर सॉल्व करना शुरू कर दो, या इसको लेकर सॉल्व करना शुरू कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम कौन सी टर्म ले रहे हैं, ये पहली टर्म ले लेते हैं e टू द पावर x प्लस वाई। ये क्या होता है पार्शल u ओवर पार्शल x dx प्लस पार्शल u ओवर पार्शल y dy। तो ये देखो ये क्या है पार्शल u ओवर पार्शल x dx तो पार्शल u ओवर पार्शल x, यहाँ से ये किसके इक्वल है e टू द पावर x प्लस y के। पार्शल x को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पार्शल u इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई इंटू पार्शल x। अब पार्शल कह लो या d कह लो, एक ही बात है, du इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई डी एक्स। दोनों साइड पर इंटीग्रेट करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा u इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा e टू द पावर x, y का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, हमें ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए असल में, और ये फंक्शन किसका है y का। हम दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा पार्शल u ओवर पार्शल y, और यहाँ पर इस पूरे का भी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब एक और चीज़ कि ये जो हमारे पास पार्शल u ओवर पार्शल y है, पार्शल u ओवर पार्शल y, एक मिनट हमने यहाँ पे निकाली थी इक्वेशन, पार्शल u ओवर पार्शल y किसके इक्वल होगा x माइनस ई टू द पावर माइनस y। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी के ओवर डी वाई। इस इक्वेशन के अंदर देखो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये x कांस्टेंट कंसीडर होगा 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा y का डेरिवेटिव 1, तो x बन जाएगा खाली, तो ये देखो खाली x आ गया। और पार्शल u ओवर पार्शल y ये क्या होना था, ये हमारी ये वाली टर्म बननी थी पार्शल u ओवर पार्शल y, तो वही हमने यहाँ पे लिख दी टर्म। अब यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो d के ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। वेरिएबल सेपरेट करो, y को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास d के इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई
इंटीग्रेशन इस सिंपल फंक्शंस की आप ऑलरेडी बहुत दफ़ा कर चुके हो। तो ये k इज इक्वल टू जो इसका इंटीग्रल आएगा वो आएगा e टू द पावर माइनस वाई प्लस सी स्टार। अब ये जो k की वैल्यू आई है ये कहाँ पे पुट करोगे, ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना ये वाली, इधर पुट कर दोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये u इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स वाई प्लस e टू द पावर माइनस वाई सी स्टार। अब ये देखो ये क्या है, फंक्शन इन x एंड y। तो कौन सा है ये फंक्शन, x और y का, इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स वाई प्लस e टू द पावर माइनस वाई सी स्टार को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये एक और नया कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम c का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये इनिशियल कंडीशन उसने ऑलरेडी दी हुई है तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज पुट करो, आपके पास जो है ना c की वैल्यू आ जाती है 3.72। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब जो होमवर्क है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। होमवर्क आप लोगों को दिखाता हूँ समझा देता हूँ कि करना क्या है। अच्छा दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, होमवर्क आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा ये होमवर्क बताओ शेयर हो रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके। अब ये देखो कि हमारा होमवर्क, ये होमवर्क नंबर 1 आप लोगों का, इसके अंदर जो है ना 2 मेन सेक्शन है होमवर्क के अंदर, 2 मेन सेक्शन। एक कौन सा है, रीडिंग मटेरियल है, ये आपने पढ़ना है सारा बैठ के। ठीक है, इसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है। दूसरा सेक्शन कौन सा है, प्रॉब्लम सेट्स का, कि प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम सेट को भी मैंने मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सेट और एक है मॉडलिंग प्रॉब्लम सेट। ठीक है, तो मैं पहले आ जाता हूँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सेट की तरफ। ये दिए हुए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सेट, ठीक है, इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम 1 है वो ये दिया हुआ है कि जी सॉल्व द फॉलोइंग ODE बाय इंटीग्रेशन और बाय रिमेंबरिंग डिफरेंशिएशन फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से जो 4 तक हैं ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड है या इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम आप उससे रेलिवेंट हैं। ठीक है ना, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6 कौन सा है, डायरेक्शन फील्ड्स का। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर और प्रॉब्लम नंबर 28 तक है, ये कौन से प्रॉब्लम्स हैं, ये जो आपके हर सेक्शन के एंड पे उसने प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है ना, उसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम सेट्स मैंने दिए हुए हैं, उसमें से कुछ कुछ चूज़ कर लिए हैं प्रॉब्लम, वो मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोगों को पहले प्रैक्टिस हो जाए कि मैथमेटिकल जो फार्मूलाज हैं कौन कौन से हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, मेथड आपको पता होना चाहिए। ये मेथड एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपने ये मॉडलिंग प्रॉब्लम सेट है इसकी तरफ आना है। और क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक के जो जो प्रॉब्लम्स हैं ये कौन से हैं, ये हमारे पास है मॉडलिंग से रेलिवेंट। ठीक है, अब ये वाले जो प्रॉब्लम है मॉडलिंग से रेलिवेंट जितने भी, यानी प्रॉब्लम नंबर 29 से लेकर और 37 तक, इसके लिए आप जो है ना पहले जो रीडिंग मटेरियल है वो पढ़ोगे। ठीक है ना, रीडिंग मटेरियल कौन सा, ये वाला, ये रीडिंग मटेरियल। इसके अंदर मॉडल बताए हुए हैं कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मॉडल मैंने डिस्कस किया है, फिर रेडियो एक्टिव डिके का मॉडल है, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग है, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है, केमिकल रिएक्शन है, मिक्सचर्स है। ये इस तरह मैंने मॉडल बताए हुए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैथमेटिकल फॉर्म जो मॉडलिंग की है वो क्या बनती है।
तो इसको यूज़ करते हुए आपने वो जो प्रॉब्लम सेट 2.2 है उसको आपने जो ना करना है, ये वाला 2.2 मॉडलिंग प्रॉब्लम, ये वाले सॉल्व करने हैं सारे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर ताकि वाज़े नज़र आए। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? द डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ दिस होमवर्क इज़ April 16, 2021 बिफोर 1 PM। इसके बाद कोई होमवर्क मैं नहीं लूँगा, जो मर्ज़ी करना है कर लो। मैं एक हफ़्ता पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये डेडलाइन है। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? डोंट कीप द होमवर्क पेंडिंग टिल लास्ट और सेकंड लास्ट डे। ये नहीं करना कि जो ना आखिरी दिन जो है ना कर लेंगे या सेकंड लास्ट डे सारा हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी से ही लग जाओ। तीसरा, इस चीज़ का इंतज़ार ना करो कि यार फलाना जो है ना लड़का वो कर लेगा, उससे लेके मैं कर लूँगा। कर तो लोगे। यहाँ मैंने देखो इस स्टेटमेंट के अंदर, तीसरे के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते। मैंने ये कहा है कि सोल्यूशन कॉपी तो कर लोगे, लेकिन ये अपने आप को धोखा देना है, डिसीविंग है। अपने यार एक बंदा अपने आप को ही धोखा दे, इससे बड़ी और क्या बेवकूफ़ों वाली चीज़ होगी। फोर्थ पॉइंट, स्टडी द रेलेवेंट मटेरियल फ्रॉम द बुक, यानी जो अब तक मैंने पढ़ाया है बुक में से उसकी सारी थ्योरी पढ़ो, उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसके बाद इस होमवर्क को अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद बिफोर अटेम्प्टिंग द मॉडलिंग प्रॉब्लम्स इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स बाय स्टडिंग द रीडिंग मटेरियल प्रेजेंटेड इन सेक्शन 1 ऑफ दिस होमवर्क। यानी कि जो मॉडलिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने से पहले जो आपका ये रीडिंग मटेरियल वाला सेक्शन है, ये रीडिंग मटेरियल वाला सेक्शन इसको कंप्लीट करना है, पहले पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये आपका जनाब होमवर्क नंबर 1 है। इसको बैठकर लग जाओ दिन रात, ठीक है। इसको देखो, अटेंडेंस में ऑलरेडी लगा चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी लेक्चर का टाइम भी ख़त्म ही हो गया है, कोई 3-4 मिनट रह गए हैं। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बैंक गया हुआ था, प्लीज मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा सर। अच्छा, तो बैंक के अंदर लेक्चर चल रहा था? यस सर। बैंक में लेक्चर चल रहा था? नहीं सर, मैंने चलाया नहीं लेक्चर, इस वक्त बैंक था। हाँ तो यार ये इस तरह तो अटेंडेंस नहीं ना काउंट होती। अटेंडेंस मैंने अब ये किया हुआ है कि मैं बीच में अचानक से लेता हूँ अटेंडेंस, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं बताता, लेकिन ये है कि तकरीबन आधा लेक्चर गुजर चुका होता है उसके बाद लगाता हूँ, ताकि मुझे ये हो कि मैक्सिमम जिन्होंने आना था वो आ चुके। ये नहीं है कि जो ना एंड में आके जो ना अटेंडेंस लग जाएगी, इस तरह नहीं। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर, काइंडली आ जाएगा। कोई दूसरी बात? एनीथिंग एल्स? किसी और कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? सर ये जो असाइनमेंट सबमिशन डेट है सर, ये थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है अभी? नहीं जी, एक हफ्ता दिया हुआ है आपको। और आप जो है ना, आई एज्यूम के जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप घर जाके जो है ना साथ पढ़ते आ रहे हो, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 27 या 28 तक वही हैं जो हर सेक्शन के एंड पे दिए हुए हैं, उसके अंदर मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, एज इट इज़ हैं, ठीक है। तो घर पे आप इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस करते रहे होगे साथ साथ, तो ये तो कोई मसला नहीं। सिर्फ नो प्रॉब्लम है करने वाले मॉडलिंग वाले, उसका मैंने आपको हेल्प के लिए रीडिंग मटेरियल भी दे दिया है। एनीथिंग एल्स? ठीक है सर, असाइनमेंट्स और भी आना है इसलिए यार ये तो स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है। असाइनमेंट्स तो और भी होंगी, उसमें से कुछ आसान भी होंगी जो आप जो ना एक ही दिन के अंदर 3-4 घंटे लगा के दे मारोगे, ठीक है ना। बस सर वो काम ज़्यादा ही दे रहे हैं, इसलिए एनी अदर क्वेश्चन? 1 मिनट रह गया है। नहीं 12-15 तक होता है ना लेक्चर आपका आज के दिन? हाँ हाँ, नहीं भी टाइम है। कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो पूछो। सर 12:10 तक है लेक्चर। हाँ 12:10 तक है या 15 तक है? 10 तक है, सॉरी। हाँ अभी 6 मिनट है। 10 तक है सर।
अच्छा एक और काम करता हूँ मैं, अभी जो है ना मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए थे, वो कहने लगे कि जी हमें जो है ना ग्राफ बनाने का तरीका बता दें, होमवर्क के अंदर भी शामिल है। मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है ना आपको एक्सेल के ऊपर ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो जी, ये मैं आपके सामने एक स्प्रेडशीट खोल रहा हूँ, इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये देखो ग्राफ बनाने का तरीका। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में वेरिएबल ले लेता हूँ टी, और यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ आई। ये हमने जो है ना देखो एक प्रॉब्लम एग्जांपल हमने सॉल्व की थी कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस का जो मॉडल था उसको हमने किया था, ठीक है ना। तो टी की वैल्यूज़, अब वहाँ पर जो ना एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, और इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी आई इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज्ड टू द पावर माइनस 110 टी। ये हमारे पास था फॉर्मूला, ठीक है। अब टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, इसको मैं वैल्यूज ले लेता हूँ 0.00, 0.01, 0.02, इस तरह करके मैं 0.05 तक जो है ना ले लेता हूँ वैल्यूज। ये देखो, इसके मैं नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज कर देता हूँ ताकि एक जैसा लगे ये। अब यहाँ पर हमने फार्मूला फीड करना है। फार्मूला फीड करने का क्या तरीका होता है, ये जो टी और आई है ना, ये हमारे नंबर नहीं है, ये 3 भी नहीं है ना, ये -7 है, ये तो एक इंग्लिश का लेटर है आई, ये भी इंग्लिश का लेटर है टी। हमारा वैल्यूज कहाँ है, या तो इस सेल के अंदर है, या इसमें है, या इसमें है, या इसमें है, या इसमें, या इसमें, नंबर तो इसके अंदर है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस वाले सेल के अंदर आना है। किस तरह आएगा, इज इक्वल टू, जब भी फार्मूला स्टार्ट करना है, फार्मूला जब भी स्टार्ट करना है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 48/11, ये जो ये पहली टर्म दी गई है ना 48/11, ये आ गई, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर कितना है, -110 मल्टीप्लाइड बाई टी, -110 मल्टीप्लाइड बाई टी किधर दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ 0.00, और ये कौन सा सेल बनता है, A2। तो यहां पर हम लिख देंगे A2, ब्रैकेट्स बंद की, एंटर किया, ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पर जब माउस लेकर आओगे ये प्लस का निशान बन जाएगा, इसको यहाँ से पकड़ो और नीचे ड्रैग कर दो तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा वैल्यूज़ को, ठीक है। ये फार्मूला फीड करने का तरीका हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए इंसर्ट चार्ट, और यहाँ से आप एक्स वाई स्केटर, और उसके बाद ये वाली शेप के अंदर हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। और डेटा रेंज मेरी जो है ये मैं ऑलरेडी जो है ना एक्सेल के अंदर आपको बता चुका हूँ, जब मैंने डायरेक्शन फील्ड्स ड्रॉ करना सिखाई थी कि चार्ट की रेंजेस किस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना एक थोड़ी सी मैंने रिव्यू करवा दिया आप लोगों को एक्सेल का कि किस तरह फार्मूला फीड करते हैं। जो आपने ग्राफ बनाने है उसका तरीका ये वाला है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग जानता है, पहले सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ाए हो, तो बेशक प्रोग्रामिंग के थ्रू बना लो ग्राफ, नो इशू। उसके अंदर ये है कि आप जो ना 1000 वैल्यूज ले सकते हो टी की, इसमें भी आ जाती हैं एक्सेल के अंदर भी, लेकिन उसके अंदर ज़रा आसान है करना। और कोई चीज़, नो सर, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।